हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। आज के इस लेक्चर में हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीन को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से ह्यूमंस में हार्मोन होते हैं उसी तरीके से प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी हमें हार्मोन देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में जो हार्मोन होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन्स इन्हें कहा जाता है। इनसे हमें ग्रोथ प्रमोट भी देखने को मिलती है, ग्रोथ इनहिबिट भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इन्हीं में से एक हार्मोन आता है ऑक्सीन। तो आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके एजुकेटर चंचल, चलिए शुरू करते हैं। प्लांट के केस में जो सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन है वो हमें यहाँ पर ऑक्सीन ही देखने को मिलता है। प्लांट में सबसे पहले जो प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी करी गई थी वो ऑक्सीन ही था। ऑक्सीन जो है वो ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज और टू ग्रो। ऑक्सीन की डिस्कवरी जो है वो फ्रिट्ज वेंट ने करी थी इन द टिप ऑफ ओट यानी कि एविना कोलियोप्टाइल्स में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऑक्सीन प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी जो है किस प्लांट में करी गई थी, किसने करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओट्स कोलियोप्टाइल या एविना कोलियोप्टाइल के टिप पोर्शन में हमें ये देखने को मिला था। ऑक्सीन की जब आप बात करते हो तो वहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म एक वर्ड आता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर प्लांट है, ये हमारा प्लांट है और ये लाइट सोर्स है। तो प्लांट का जो टिप पोर्शन होता है, इसे जहाँ से लाइट मिलती है, जिस डायरेक्शन से इसे लाइट मिलती है, ये उसी डायरेक्शन में बैंड हो जाता है। सो बैंडिंग ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स लाइट, इसे ही फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। और ऑक्सीन के केस में ये हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे कोलियोप्टाइल वर्ड यूज़ किया है। कोलियोप्टाइल क्या होते हैं? कोलियोप्टाइल जो है वो यंगेस्ट लीव्स आर शीटेड इन प्रोटेक्टिव ऑर्गन। ग्रासेस में जब आप देखते हो तो जो यंगेस्ट लीव्स होती हैं वो एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन से घिरी हुई होती हैं, इसे ही कोलियोप्टाइल कहा जाता है। और कोलियोप्टाइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है ब्लू लाइट के लिए। तो यहाँ पर जब ऑक्सीन की इन्होंने डिस्कवरी करी तो उन्होंने देखा कि कुछ जब आप लाइट सोर्स इनको देखते हो, इसके जो टिप पोर्शन होता है वहाँ पर कुछ सिग्नल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। और ये सिग्नल जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं नीचे की तरफ, कहाँ जाते हैं? ग्रोथ जोन में जाते हैं। और ग्रोथ जोन में जब ये ट्रैवल करके सिग्नल जाते हैं तो वहाँ पर जो शेडेड साइड होती है, शेडेड साइड जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही है, वो शेडेड साइड जो है फास्टर ग्रो करती है कंपेयर टू इल्यूमिनेटेड साइड। इल्यूमिनेटेड साइड जहाँ पर लाइट पड़ रही है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है, इस वाले पोर्शन की जो है कंपैरिजन में जो शेडेड पोर्शन है जहाँ पर लाइट नहीं हो रही है, ये क्या होता है? ये फास्टर ग्रो करता है। आप देख रहे हो ये फास्ट ग्रो करता है और इसकी बैंडिंग जो है इस लाइट सोर्स की डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती है। वहीं इन्होंने एक और चीज़ देखी कि अगर आप कोलियोप्टाइल का जो टिप पोर्शन होता है उसको रिमूव कर देते हो, उसको हटा देते हो, तो कोलियोप्टाइल की जो ग्रोथ है वो कीस्ड हो जाती है, वो कम हो जाती है। यानी कि कुछ सिग्नल्स जो थे वो ग्रोथ के जो सिग्नल्स थे वो टिप पोर्शन पर ही बन रहे थे। जब आपने वो टिप पोर्शन रिमूव कर दिया तो हमें ग्रोथ भी कैसे देखने को मिली? कम देखने को मिली। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है, अगर ऑक्सीन का लेवल प्लांट में लो होता है, कम होता है, तो हमें रूट इलोंगेशन देखने को मिलता है, रूट का दीर्घीकरण देखने को मिलता है, रूट की ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं अगर ऑक्सीन का हाई लेवल होता है, ऑक्सीन ज़्यादा होती है, तो वो इनहिबिट हो जाती है, यानी रूट का इलोंगेशन लो लेवल पर अगर हमें देखने को मिलेगा ऑक्सीन तो रूट को इलोंगेट करेगा, बट अगर ऑक्सीजन हाई लेवल पर होगा, हाई उसकी कंसंट्रेशन होगी, तो वो उसको रोक देगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होगा तो ये क्या बना लेगा? ये इथाइलिन बना लेगा। इथाइलिन भी प्लांट हार्मोन होता है, इसको आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन यहाँ पर जो रूट होती है उसकी ग्रोथ को कम करता है, यानी कि इनहिबिटर का वर्क करता है। तो जब तक ऑक्सीजन लो लेवल में है रूट इलोंगेट करेगी, लेकिन जब ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में हो जाएगा तो वो यहाँ पर इथाइलिन को प्रोड्यूस करेगा और इथाइलिन रूट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह फंक्शन करता है, तो वो रूट की ग्रोथ को रोक देगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी है।
अब बात करते हैं ऑक्सीन के सिंथेसिस साइट्स, कहाँ पर हमें ऑक्सीन जो है वो देखने को मिलता है, इसका सिंथेसाइज जो है कहाँ मतलब होता है, कहाँ बनकर ये प्लांट में आता है। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसे आप सैम भी कहते हो, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड सीड्स, यहाँ पर जो है इनका सिंथेसिस देखने को मिलता है। और ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि ये एक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द प्लांट। इन साइट्स पर तो ये बनता है और पूरे प्लांट में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑक्सीन का, वो कैसा होता है, एक्टिवली होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीन के टाइप्स को लेकर। तो ऑक्सीन की दो फॉर्म्स हमें देखने को मिलती है, नेचुरल फॉर्म्स और सिंथेटिक फॉर्म्स। नेचुरल फॉर्म्स जो कि नॉर्मली जो है नेचर में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, PAA फिनाइल एसिटिक एसिड एंड 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये भी आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। इसी तरीके से सिंथेटिक फॉर्म्स भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक टर्म आप पढ़ोगे, जब भी आप प्लांट हार्मोन को पढ़ोगे तो यहाँ पर बायो एस्से आप वर्ड देखोगे। बायो एस्से क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ नोन या सस्पेक्टेड बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस ऑन लिविंग मटेरियल। जो लिविंग मटेरियल होता है उसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, चाहे वो हमें पता हो कौन सा है या सस्पेक्टेड हो, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका मेजरमेंट कहलाता है बायो एस्से। और ऑक्सीन के केस में जो टेस्ट हम करते हैं वो होता है एविना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीन के केस में आप उसकी प्रेजेंस पता लगाने के लिए, उसका इफेक्ट पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हो, एविना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीन के बायोसिंथेसिस को लेकर। सो ऑक्सीन का प्रिकर्सर कौन होता है, किससे ऑक्सीन बनकर आता है, सो ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन क्या है, बेसिकली ट्रिप्टोफेन एक अमाइनो एसिड होता है। अगर हम ट्रिप्टोफेन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये एक अमाइनो एसिड है। जब हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे तो आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कई बार क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीन का जो है वो प्रिकर्सर कौन होता है, तो ऑक्सीन का प्रिकर्सर कौन होगा, यहाँ पर ट्रिप्टोफेन होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो मैंने शो कर दी है ट्रिप्टोफेन की। अब ऑक्सीन के जो है कुछ सिंथेटिक पाथवे होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं IPA पाथवे की। IPA पाथवे जो होता है ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे होता है, यानी कि इसमें ट्रिप्टोफेन से जो है ऑक्सीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन पाथवे होता है, मोस्टली प्लांट्स में ऑक्सीन का सिंथेसिस IPA पाथवे से ही होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ट्रिप्टोफेन है हमारा, इस ट्रिप्टोफेन में ये अमाइनो ग्रुप जो होता है इसका रिमूवल होता है, जिसको आप डीएमिनेशन कहते हो। डीएमिनेशन का मतलब होता है, डी का मतलब निकलना, एमिनेशन यानी अमाइनो ग्रुप का निकलना। तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रिप्टोफेन में अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होता है और IPA बनकर आता है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनकर आता है। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करता है उसे कहा जाता है ट्रिप्टोफेन अमाइनो ट्रांसफरेज। ठीक है, आप एंजाइम के नाम से भी पता लगा सकते हो, अमाइनो ट्रांसफरेज, अमाइनो का ट्रांसफर यहाँ हुआ है ट्रिप्टोफेन में से। सो ट्रिप्टोफेन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर ट्रिप्टोफेन से अमाइनो ग्रुप को रिमूव करता है और IPA यहाँ बनकर आता है। नेक्स्ट रिएक्शन में डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास यहाँ पर इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनकर आएगा, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड बनकर आएगा। एंजाइम जो यहाँ वर्क करेगा वो होगा इंडोल 3 पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। एंजाइम नाम से पता देखिए, इंडोल 3 पायरुवेज यानी IPA में से डी कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिल ग्रुप का निकलना। ठीक है, सो इंडोल 3 पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर क्या बना देगा, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड। उसके बाद में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन यहाँ पर होती है और लास्ट में हमारे पास फाइनली IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि ऑक्सीन की नेचुरल फॉर्म है वो बनकर आता है। एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है,
ये IPA पाथवे है जो मोस्ट कॉमन पाथवे है, मोस्टली प्लांट्स में आपको यही देखने को मिलता है, ठीक है। सेकेंड पाथवे की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो सेकेंड पाथवे यहाँ पर होता है टैम पाथवे। अगेन ये भी ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे है। स्पीशीज दैट डू नॉट यूटिलाइज द IPA पाथवे पॉसेस द टैम पाथवे। अब वो स्पीशीज जिनमें IPA पाथवे नहीं होता वहां पर टैम पाथवे होता है ऑक्सीन के बायोसिंथेसिस के लिए। इस पाथवे में क्या होता है, ट्रिप्टोफेन में सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डी कार्बोक्सिलेशन होने पर टैम बनकर आता है, ट्रिप्टामाइन बनकर आता है। एंजाइम कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्टोफेन डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। देन ये जो टैम है या ट्रिप्टामाइन है, इससे हमारे पास इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनकर आएगा। एंजाइम यहाँ वर्क करता है अमाइन ऑक्सीडेज। फिर इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड से लास्ट हमारे पास इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी IAA बनकर आता है। एंजाइम यहाँ पर हो जाएगा इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो टैम पाथवे वहाँ उन स्पीशीज में देखने को मिलेगा जहाँ पर IPA पाथवे देखने को ना मिले। थर्ड पाथवे यहाँ पर आता है IAN पाथवे। अगेन ये भी ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे होता है। ये कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज में ही देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रेसिकेसी जिसे आप मस्टर्ड फैमिली कहते हो, पॉयसी ग्रास फैमिली, म्यूसेसी बनाना फैमिली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्टोफेन जो होगा इससे इंडोल 3 एसिटाल्डोक्सामाइन बनकर आएगा और इससे हमारे पास इंडोल 3 नाइट्राइल बनेगा। नाइट्रोलेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर IAA का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पाथवे जो इसमें आता है IAM पाथवे आता है। IAM पाथवे भी जो है ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे है और इस पाथवे का यूज जो है कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया करते हैं, फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम। इस पाथवे में क्या होता है, ट्रिप्टोफेन से IAM का प्रोडक्शन होता है, इंडोल 3 एसिटामाइड बनता है। एंजाइम यहाँ वर्क करेगा ट्रिप्टोफेन मोनो ऑक्सीजनेज। देन इस IAM से ऑक्सीन का फॉर्मेशन होगा IAM हाइड्रोलेज एंजाइम से, ठीक है। ये जो 4 पाथवे हमने देखे हैं ये ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे होते हैं। इनमें हम ट्रिप्टोफेन का यूज करते हैं टू मेक ऑक्सीन, जबकि क्या होता है फिफ्थ पाथवे हमारे पास होता है जिसमें ट्रिप्टोफेन का यूज नहीं किया जाता, इसे ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट पाथवे कहते हैं। यहाँ पर हम इंडोल या इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट को देखते हैं जो कि ऑक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बायोसिंथेटिक पाथवे हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीन की फॉर्म्स की। सो बेसिकली ऑक्सीन जो प्लांट में होता है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है, दूसरी बायोलॉजिकल इनएक्टिव फॉर्म होती है। जो इनकी फ्री फॉर्म्स होती हैं जिनमें ये किसी जो है कंपाउंड के साथ जुड़े हुए नहीं होते वो इनकी एक्टिव फॉर्म होती है। वहीं अगर इनकी जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म होती है जिसमें ये कुछ कंपाउंड से जुड़े हुए होते हैं वो इनकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। मेजॉरिटी में अगर आप ऑक्सीन प्लांट में देखोगे तो वो कोवेलेंटली बाउंड स्टेट में होते हैं, उनके साथ जो है कुछ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए रहते हैं। अब ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, इसमें हमें हाई एंड लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स में IAA ग्लूकेन एंड IAA ग्लूकोप्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एस्टर्स ऑफ IAA विद ग्लूकोज और मायोआइनोसिटॉल होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकेंड, यहाँ पर अमाइड कॉन्जुगेट्स होते हैं जिसमें IAN एस्पार्टेट होते हैं। तो ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोवेलेंटली जुड़ते हैं ऑक्सीन के साथ और उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो फ्री फॉर्म की होती है, फ्री फॉर्म का मतलब है कि एक्टिव फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होती है ऑक्सीन की, तो वो एपिकल मेरिस्टेम ऑफ शूट एंड यंग लीव्स में होती है। यहाँ पर इसीलिए भी इनकी एक्टिव फॉर्म होती है क्योंकि ये इनकी प्राइमरी सिंथेटिक साइट्स है, वो यहाँ पर बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जहाँ पर वो बन रहे हैं तो वहीं तो आकर मॉलिक्यूल्स उनसे जुड़ेंगे नहीं, तो जब वो वहाँ पर बन रहे होते हैं तो वो कैसी फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, जो कि इनकी कैसी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, ठीक है ना। अब ये जो है ऑक्सीन की जो फॉर्म्स होती हैं ये क्लोरोप्लास्ट और साइटोसॉल में हमें देखने को मिलती हैं। अगर कॉन्जुगेटेड फॉर्म की पर्टिकुलर बात करेंगे तो वो साइटोसॉल में प्रेजेंट होती है।
नाउ अब बात करते हैं कि भाई इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में वो किससे रेगुलेटेड होता है, तो वो यहाँ पर लार्जली रेगुलेटेड होता है पीएच से, सेल की पीएच से वो रेगुलेटेड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इनकी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रही है, डी प्रोटोनेटेड, यहाँ पे प्रोटोन नहीं है ना, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही कैरी किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो चार्ज कंटेन करने वाले जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन की जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये कैरी करे हुए होते हैं, इसीलिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वही इनकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोटोनेटेड फॉर्म, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो ये इजीली क्या है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को लेकर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो पाथवे से देखने को मिलता है, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर ट्रांसपोर्ट। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रैपिड होता है, फास्ट देखने को मिलता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, सोर्स टू सिंक होता है। सोर्स टू सिंक क्या होता है, अगर आप सोर्स की बात करो, सोर्स आप उसे कहते हो जहाँ पर इनका सिंथेसिस होता है, यानी कि जो सिंथेटिक साइट्स होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बनकर आया है वो सोर्स है, और सिंक होता है जहाँ पर आप इन्हें लेकर जा रहे हो, जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। तो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो होगा वो फास्ट होता है, रैपिड होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, सोर्स टू सिंक देखने को मिलता है। वहीं जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो स्लोअर होता है और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इससे होता है, ठीक है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन सिर्फ अकेला ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि पोलरली ट्रांसपोर्ट होता है। अब वन बाय वन हम पोलर ट्रांसपोर्ट और नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट की। ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ये बेसी पेटल होता है, यानी शूट एपिक्स से बेस पोर्शन की तरफ होता है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉलियोप्टाइल्स, वेजिटेटिव स्टेम एंड लीफ पेटियोल्स में होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर जो है, क्योंकि अधिकतर आप यही देखते हो ना कि शूट जो है वो अब ऊपर वाले पार्ट पर होता है, रूट जो है वो बेस पोर्शन पर होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये इस ओरिएंटेशन में होंगे तभी जो है हमें पोलर ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, ये ग्रेविटी से इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। प्रोसीड करता है सेल टू सेल फैशन में रादर देन वाया सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन का जो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो सेल टू सेल फैशन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मेजर साइट जो होती है बेसी पेटल पोलर ट्रांसपोर्ट की वो स्टेम लीव्स में हो, अगर स्टेम एंड लीव्स की बात करते हैं तो वेसिकुलर पैरेन्काइमल टिश्यू देखने को मिलते हैं, और अगर आप कॉलियोप्टाइल्स में बात करोगे तो नॉन वेसिकुलर टिश्यू में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर आप एक्रोपेटल पोलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, एक्रोपेटल होता है बेस से एपेक्स पार्ट की तरफ, तो वो रूट में देखने को मिलेगा, और वो किससे एसोसिएटेड होता है, जाइलम से एसोसिएटेड होता है। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो रूट पोर्शन से जो एक्रोपेटल ट्रांसपोर्ट जो होगा ऑक्सीजन का वो जाइलम के थ्रू देखने को मिलता है, जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब पोलर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक मॉडल दिया गया, कैमी ऑस्मोटिक मॉडल। इस मॉडल में क्या कहा गया कि जो ऑक्सीजन का अपटेक होता है, ऑक्सीजन का अपटेक होता है मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, सेल में लेना, वो ड्रिवन होता है यहाँ पर प्रोटोन मोटिव फोर्स पीएमएफ अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का अपटेक होता है, ऑक्सीजन को सेल के अंदर लिया जाता है, ठीक है। जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और यहाँ पर पीएच ग्रेडियंट जो है उसको देखते हो, सॉरी मेम्ब्रेन पोटेंशियल और पीएच ग्रेडियंट को देखते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के इफ्लक्स की, ऑक्सीजन के इफ्लक्स का मतलब है ऑक्सीजन का सेल से बाहर निकलना, वो ड्रिवन होता है सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, डेली से आप इसे शो करते हो, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन का जो इफ्लक्स होता है, ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है तो उसके लिए कुछ कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, और मान लीजिए कि ये कंडक्टिंग सेल है, तो इस कंडक्टिंग सेल का जो ये बेस पोर्शन होता है,
बेसल पोर्शन होता है नीचे वाला, यहाँ पर जो है कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीन को बाहर निकालते हैं सेल से, ठीक है। तो ऑक्सीन इफ्लक्स कैरियर हमेशा बेसल पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं कंडक्टिंग सेल्स की, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीन का इनफ्लक्स कैसे होता है, ऑक्सीन जो है सेल के अंदर कैसे आता है। दो मैकेनिज्म होती हैं, इन दो मैकेनिज्म के थ्रू जो है ऑक्सीजन की एंट्री सेल में देखने को मिलती है। अब हमने देखा था कि ऑक्सीजन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो जो है इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है और एक इसकी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है। अब ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म होती है इसमें आपको देखिए, ये फॉर्म जो होती है ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। पैसिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्या है डिफ्यूज कर सकती है, उससे जो है आर पार जा सकती है। वहीं अगर आप डीप्रोटोनेटेड फॉर्म को देखोगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कैरी किए हुए होती है। अब बिकॉज चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होगी, है ना। यानी कि आप उसको जो है बिना एनर्जी लगाए तो नहीं भेज सकते हो, तो इसके लिए यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये किसके थ्रू होता है, यहाँ पर कुछ सिम्पोर्टर काम करते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, 2H+IAA सिम्पोर्टर कहते हो। ये सिम्पोर्टर क्या करता है, इसको आगे हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये तो वर्क करता है, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ H+80 फेजेस होते हैं। H+80 फेजेस क्या करते हैं, जो सेल वॉल होती है प्लांट की, उसकी pH जो है 5 पर मेंटेन करके रखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ H+80 फेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेल वॉल को, जो सेल वॉल की pH होती है उसे 5 पर मेंटेन करके रखते हैं। और इस pH पर जो ऑक्सीन होते हैं उनमें हाफ ऑक्सीन जो होंगे एपोप्लास्ट में, वो किस फॉर्म में होंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। कैसे फॉर्म में होंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। अब बिकॉज प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो वो क्या है, पैसिवली डिफ्यूज हो सकते हैं, विदाउट यहाँ पर किसी कैरियर के वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये वर्क कौन करता है, यहाँ पर H+80 फेज करता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कैमी ऑस्मोटिक मॉडल जो है पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का शो किया गया है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसने क्या है, चार्ज कैरी किया हुआ है, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो कुछ कैरियर्स प्रेजेंट है, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जिनके थ्रू ये फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो है क्रॉस कर सकती है इसको। अब जब यहाँ पर ये आती हैं तो देखिए यहाँ पर pH जो है सेल वॉल की कितनी है, 5 है। इसको मेंटेन कैसे करा हुआ था हमने पहले पिछली स्लाइड में देखा था, H+80 फेजेस होते हैं, जो कि ये जो वॉल होती है सेल वॉल, इसकी pH को 5 पर मेंटेन करके रखते हैं। अब ये जो pH 5 है, सॉरी एसिडिक pH होती है, और इस pH पर ये जब ऑक्सीजन यहाँ पर डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, प्रोटोनेटेड हो जाते हैं। अब प्रोटोनेटेड हो जाएंगे तो ये इजीली क्या है, वॉल को इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है सेल में एंट्री ले सकते हैं, तो यहाँ अंदर एंटर हो जाते हैं। अब जब ये साइटोसॉल में आते हैं तो साइटोसॉल की pH कैसी होती है, 7 pH, न्यूट्रल pH होती है। तो इस pH पर ये जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है अगेन डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म होती है, यहाँ पर हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि जो बेसल पोर्शन होता है, ये जो बेसल पोर्शन होता है कंडक्टिंग सेल का, यहाँ पर क्या है, कुछ हमारे इफ्लक्स कैरियर प्रेजेंट होते हैं। ये इफ्लक्स कैरियर क्या होते हैं, इसको सेल से बाहर निकालने का काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो इनके थ्रू जो है ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म क्या हो जाती है, सेल से बाहर निकल जाती है, और अगेन वही साइकिल यहाँ पर रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि इस डीप्रोटोनेटेड फॉर्म को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर इफ्लक्स कैरियर प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर बाहर निकलेंगे तो वापस इनको सेल वॉल की pH कैसे मिलेगी, 5 मिलेगी, जिस पर ये कन्वर्ट हो जाएंगे कौन सी फॉर्म में, प्रोटोनेटेड फॉर्म में। प्रोटोनेटेड फॉर्म जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर पाएगी, अंदर जाएंगे, वहां पर इन्हें pH 7 मिलेगी जो कि न्यूट्रल pH है, जिस पर ये अगेन कैसे हो जाएंगे, डीप्रोटोनेटेड हो जाएंगे, और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। समझ में आया।
ऑक्सीन पोलर ट्रांसपोर्ट के केस में अगर हम इनफ्लक्स कैरियर की बात करते हैं, इनफ्लक्स कैरियर जो कि ऑक्सीन को सेल के अंदर लेते हैं, तो वो यहाँ पर होते हैं AUX1 जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अराउंड द सेल। ठीक है, तो ये इनफ्लक्स की बात थी। अब बात करते हैं कि इफ्लक्स कैसे होता है। हमने पिछली स्लाइड में देखा भी, तो वहाँ पर क्या होता है, साइटोसॉल में जो हमारा ऑक्सीन होते हैं वो एंटर करते हैं, वहाँ पर उनको pH 7 मिलती है, न्यूट्रल pH मिलती है, जिसमें वो डिसोसिएट होकर अगेन क्या बना देते हैं, अनायनिक फॉर्म, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म बना देते हैं, और उस वजह से क्या है, वो लेस परमिएबल हो जाते हैं, तो साइटोसॉल में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हमने पिछली स्लाइड में ये जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्ट होता है ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म का आउट ऑफ द सेल, तो बाहर, जब ये बाहर की तरफ निकलेंगे तो अंदर जो है नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा ना। वहीं अगर हम इफ्लक्स कैरियर की बात करते हैं, तो इफ्लक्स कैरियर यहाँ पर क्या होती हैं, पिन प्रोटीन्स होती हैं जो कि बेसल एंड पर होती है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़े यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इनफ्लक्स कैरियर तो कौन होता है, AUX1। वहीं अगर आप बात करोगे इफ्लक्स कैरियर की, तो वो पिन प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ध्यान रखनी है, इनहिबिटर्स। कुछ इनहिबिटर्स होते हैं यहाँ पर जो पोलर ट्रांसपोर्ट को रोकने का काम करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ इफ्लक्स इनहिबिटर्स हैं और कुछ जो है इनफ्लक्स इनहिबिटर्स हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। देखिए, मोस्ट ऑफ ऑक्सीन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर लीव्स अपीयर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ प्लांट नॉन पोलरली। तो ये तो हमने देखा कि पोलर ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। मैच्योर लीव्स में के केस में अगर हम बात करते हैं, तो वो यहाँ पर नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं। अब ऑक्सीन नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करता है, फ्लोएम के थ्रू करता है। फ्लोएम क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, तो इनके थ्रू हमें देखने को मिलता है। और ये जो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है ये पैसिवली होता है, इसमें कोई एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट की बात थी। आगे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिग्नलिंग। ऑक्सीजन की सिग्नलिंग जो है वो किस तरीके से होती है, कौन से पाथवेज इसमें होते हैं। देखिए, ऑक्सीजन का रिसेप्टर कौन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ABP1 जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन रिसेप्टर का वर्क करता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन इंड्यूस्ड जीन्स होते हैं वो दो कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है, एक होती है यहाँ पर अर्ली जीन्स या प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन्स, दूसरी कैटेगरी होती है लेट जीन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन्स। ठीक है, ऑक्सीजन की सिग्नलिंग को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में देखें तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन जो होता है वो अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है। जब ये रिसेप्टर से बाइंड करता है तो यहाँ पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिनका एक्टिवेशन होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स होते हैं जिनके एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं और हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अर्ली या प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन की बात करते हैं। देखिए, इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो स्टिमुलेटेड होता है प्री एग्जिस्टिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, यानी कि इन जीन के एक्सप्रेशन के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उनका एक्टिवेशन करके हम इनका एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। अब बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनके लिए पहले से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इनहिबिटर्स का जो है कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन जीन के एक्सप्रेशन को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो इनहिबिटर्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सिमाइड होता है ना। अब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्सप्रेशन, बिकॉज ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रेजेंट है, तो आप क्या है, इनका टाइम भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स में आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है। अर्ली और प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन के फंक्शन क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो देखिए, ये कुछ प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं जो रेगुलेट करती हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन्स हमें क्यों चाहिए, वो रिक्वायर्ड होते हैं लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स के लिए। हार्मोन का लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स हमें जो देखने को मिलता है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन से मिलता है, और इनके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जिन्हें ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जीन इनकोड करते हैं। एक फंक्शन तो इनका ये हो जाता है।
सेकेंड, ये इन्वॉल्व होते हैं इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन या सेल टू सेल सिग्नलिंग में, एक सेल से दूसरी सेल में सिग्नलिंग के लिए जो है इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। थर्ड फंक्शन इनका हो जाता है स्ट्रेस के अडेप्टेशन में, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए इनको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो ये जो है अर्ली ऑक्सिन रिस्पॉन्स जीन को मैंने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। यहाँ पर पहले वो जीन्स हैं जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, और यहाँ पर रखा गया है स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन्स को। तो अगर मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बात करती हूँ तो यहाँ पर AUXIAA जीन फैमिली आती है, ऑक्साइए जीन फैमिली। दूसरा यहाँ पर सॉर जीन फैमिली होती है। थर्ड यहाँ पर GH3 जीन फैमिली होती है, ठीक है। वहीं स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन में हम देखते हैं तो यहाँ पर जीन्स इनकोडिंग ग्लूटाथियोन एज ट्रांसफरेज। सेकेंड यहाँ पर आते हैं जीन्स इनकोडिंग 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ACC सिंथेस। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, बिकॉज CSIR की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं उन अर्ली जीन्स की जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था AUXIAA जीन फैमिली। तो ये क्या करते हैं, ये इनकोड करते हैं शॉर्ट लिव्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को, जो फंक्शन करते हैं या तो रिप्रेसर की तरह से या एक्टिवेटर की तरह से लेट ऑक्सिन इंड्यूसिबल जीन्स के। जो लेट ऑक्सिन इंड्यूसिबल जीन्स होते हैं उनको या तो ये एक्टिवेट करते हैं उनके एक्सप्रेशन को, या फिर ये उन्हें रिप्रेस करते हैं, ठीक है, ये इनका फंक्शन हो गया। सेकेंड यहाँ पर आते हैं सॉर यानी स्मॉल ऑक्सिन अप रेगुलेटेड RNA जीन फैमिली। ये क्या करते हैं, ये इनकोड करते हैं शॉर्ट रिलेटिवली अनस्टेबल RNA ट्रांसक्रिप्ट्स को, lateral transport of auxin during photo and gravitropism। फोटो या ग्रेविट्रोपिज्म जब होता है तो ऑक्सिन का लेटरल ट्रांसपोर्ट जो है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ये फंक्शन जो है ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। थर्ड यहाँ पर आता है GH3 जीन फैमिली। ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं रैपिडली ड्यूरिंग द राइट रेगुलेटेड ऑक्सिन स्टिमुलेशन जब होता है तो वहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ये इनकी बात हो जाती है। सेकेंड हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो प्राइमरी की बात थी, अर्ली जीन्स की बात थी। सेकेंड कैटेगरी यहाँ पर आती है लेट और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन्स। ये क्या करते हैं, इनका एक्सप्रेशन जो होता है उसके लिए रिक्वायर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का भी एक्सप्रेशन हो, यानी इनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पहले से प्रेजेंट नहीं है तो इनका इनहिबिशन आप करवा सकते हो इनहिबिटर से, तो ये इनहिबिटेड होते हैं बाय साइक्लोहेक्सेमाइड, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्स जीन या लेट रिस्पॉन्स जीन जो होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए। हार्मोन का हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। अब अगर हम सिग्नलिंग को थोड़ा जो है शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं जब ऑक्सिन की अब्सेंस होती है, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन जो है वो सिग्नलिंग में हमें नहीं देखने को मिला, वो अब्सेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये AUXIAA रिप्रेसर प्रोटीन होती है, ये बाइंड करती है ARF से। ARF क्या है, ARF है यहाँ पर ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर। तो जब ये इससे बाइंड करती है तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि कौन सा है, ART, इसको जाकर रिप्रेस कर देती है। क्या कर देती है, इसको रिप्रेस कर देती है। बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिप्रेस हो गया है, हमें जो है न्यूक्लियस में वो वहाँ पर गया नहीं है, तो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स का देखने को नहीं मिलता। ये कब कंडीशन है, जब यहाँ पर ऑक्सिन की अब्सेंस होती है, ठीक है। देखिए इस डायग्राम में जो है हम सिग्नलिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सिन की अब्सेंस है, तो ऑक्सिन के अब्सेंस में क्या होता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है हमारा ARF, ये हेटेरोडाइमर फॉर्म बनाकर रखता है इस AUXIAA के साथ में, इनएक्टिव फॉर्म में हेटेरोडाइमर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो भी हमारे अर्ली जीन्स होते हैं उनका इनहिबिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इनएक्टिव हेटेरोडाइमर्स ब्लॉक करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और उसकी वजह से क्या है, कोई भी ऑक्सिन का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। वहीं जब यहाँ पर ऑक्सिन आ जाता है, ऑक्सिन आ जाने की वजह से क्या होता है कि इसका यूबीक्वाइटिनेशन हमें देखने को मिलता है, एक्टिवेशन होता है यूबीक्वाइटिन लाइगेज का,
और इस पे जो है क्या है, यूबीक्वाइटिन की टैगिंग कर दी जाती है। यूबीक्वाइटिन टैग करके 26S प्रोटियोसोम में जो है इसको डिग्रेड कर दिया जाता है, प्रोटियोसोम में इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसको जो है बिकॉज ये रिप्रेसर का काम कर रहा था, AUXIA यहाँ पे रिप्रेसर का काम कर रहा था, इसको हमने जब डिग्रेड कर दिया है तब हमारा ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, फ्री है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर होमोडाइमर बना लेगा, होमोडाइमर फॉर्म है इसकी, एक्टिव ARF होमोडाइमर बनाएगा और जाकर न्यूक्लियस में DNA से बाइंड हो जाएगा। जब ये यहाँ पर बाइंड हो जाएगा तो एक्टिव फॉर्म जो है यहाँ पर अर्ली जीन्स का जो है ट्रांसक्रिप्शन करवाएगी और अर्ली जीन्स का हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ऑक्सिन मीडिएटेड ग्रोथ या डेवलपमेंट जो भी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सिग्नलिंग पाथवे में जब ऑक्सिन की प्रेजेंस होती है तब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये TIR1 की, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1, सॉल्युबल न्यूक्लियर लोकेटेड ऑक्सिन रिसेप्टर होता है। न्यूक्लियस में ऑक्सिन के लिए रिसेप्टर वर्क करता है ये। इसके पास दो साइड्स होती हैं, एक साइड से ये बाइंड करता है SCF स्कैफोल्ड प्रोटीन से और एक साइड पर ये ऑक्सिन से बाइंड करता है। तो जब ऑक्सिन की प्रेजेंस होती है तो ये अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है। रिसेप्टर से जब ये बाइंड करेगा तो ये AUXIA रिप्रेसर जो था वहां पर जाकर बाइंड करेंगे और जो दूसरी साइट है इसकी जहां पर ये SCF स्कैफोल्ड प्रोटीन से बाइंड करे हुए होता है, ये पूरा पार्ट उससे जाकर जुड़ जाएगा। अब ये जो स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होती हैं ये इस रिप्रेसर को क्या कर देती हैं, डिग्रेड कर देती हैं। जैसे ही रिप्रेसर डिग्रेड होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ARF वहां से फ्री हो जाता है। ये जब फ्री हो जाएगा तो ये वहां पर होमोडाइमर बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस पोर्शन है वहां पर प्रमोटर जीन पर AUXRE पर जाकर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ऑक्सिन रिलेटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट वहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग इस तरीके से ऑक्सिन प्लांट हार्मोन की हमें देखने को मिलती है। देखिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आपको ध्यान रखना है, कौन सी जो है इफ्लक्स प्रोटीन्स होते हैं, इफ्लक्स कैरियर्स होते हैं जो रूट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पिन 1 एंड पिन 4 जो होता है वो स्टिल में प्रेजेंट होते हैं, जिसके और इनके थ्रू फ्लो जो है वो टूवर्ड्स द रूट टिप होता है। यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं कई बार आते हैं, तो ये ध्यान रखना है कौन सी पिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है। पिन प्रोटीन्स क्या है, इफ्लक्स कैरियर है, जो ऑक्सिन होता है उसको बाहर निकालने का काम इनका होता है। वहीं पिन 3 एंड पिन 7 जो होते हैं कॉल्यूमेला में होता है और इनके थ्रू फ्लो जो होता है वो लैटरली फ्लो होता है टू लैटरल जो है रूट कैप और एपिडर्मिस, इस पोर्शन में जो है इनके थ्रू हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पिन 2 की बात करेंगे तो ये एपिकल पोर्शन पर होते हैं, शूट एपिक्स की तरफ फेस करे हुए होते हैं। बिकॉज उस तरफ फेस करे हुए तो ये क्या है, अपवर्ड फ्लो करते हैं इलोंगेशन जोन में। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑक्सिन के क्या क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहला क्या होता है कि ऑक्सिन जो है वो सेल इलोंगेट करवाता है। सेल इलोंगेट या सेल का एक्सपेंशन जो है स्टेम और कॉलिप्टाई में हमें इसकी वजह से देखने को मिलता है। और कैसे करवाता है कि जो सेल वॉल होती है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। कैसे करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां पर H+80 फेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्सिन क्या करता है, इनको एक्टिवेट करता है कि ये क्या करे, प्रोटोन की पंपिंग करे। कैसे, जब ये प्रोटोन की पंपिंग वहां पर करवाते हैं ऑक्सिन H+80 फेजेस को एक्टिवेट करता है और ये प्रोटोन को पंप करते हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल वॉल की जो pH होती है वो यहाँ पर 4.5 हो जाती है। pH यहाँ पर 4.5 होती है, इस pH पर एक्सपेंसिन प्रोटीन जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। एक्सपेंसिन प्रोटीन यहाँ पर जब एक्टिव होगी तो ये क्या करेगी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स के बीच में उन्हें वो डिस्टर्ब कर देती है। ये हमें पता है कि जो हमारी सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो एक्सपेंसिन प्रोटीन इस पीएच पर एक्टिव होती है और इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करती है, तोड़ देती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज यहाँ पर जो है डिस्टर्ब हो गए हैं तो सेल वॉल यहाँ पर कैसी हो जाती है, लूज हो जाती है और सेल वहां पर क्या कर सकती है, इलोंगेट करती है। ठीक है, सेकेंड रूल इसका क्या होता है,
ये यहाँ पर सेल डिफरेंशिएशन करवाते हैं। अगर ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में होता है तो जाइलम डिफरेंशिएशन होता है, ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में होता है तो फ्लोएम डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ध्यान रखना ये चीज। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ऑक्सीजन की क्या होती है कि अगर ऑक्सीजन प्राइमरी रूट के केस में हम देखेंगे तो प्राइमरी रूट को इलोंगेट नहीं होने देता, उसको इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है। प्राइमरी रूट के इलोंगेशन को ऑक्सीजन इनहिबिट करता है, लेकिन जो एडवेंटियस रूट्स होती हैं, लैटरल रूट का डेवलपमेंट होता है, उसे ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्राइमरी रूट के इलोंगेशन को तो इनहिबिट करेगा, लेकिन जो एडवेंटियस रूट्स हैं और जो लैटरल रूट्स होती हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या होता है कि जो लैटरल बर्ड्स होती हैं, लैटरल बर्ड्स क्या होती हैं? जो साइड पोर्शन से निकलती हैं, उनकी जो आउटग्रोथ होती है ऑक्सीजन उन्हें भी इनहिबिट करता है। ठीक है, शूट एपिकल, जो शूट एपिक्स होता है उसमें एपिकल डोमिनेंस जो है वो किस तरीके से मेंटेन करता है, ये वहां पर स्टिमुलेट करता है स्ट्रिंजोलैक्टोन के सिंथेसिस को। स्ट्रिंजोलैक्टोन भी एक प्लांट हार्मोन है, आगे के लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है शूट एपिक्स में? स्ट्रिंजोलैक्टोन को सिंथेसाइज करवाता है। ये स्ट्रिंजोलैक्टोन जो है BCR1 जीन को एक्टिवेट करते हैं, और इन BCR1 जीन की वजह से क्या होता है कि जो लैटरल बर्ड की आउटग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है और एपिकल डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है फ्रूट का डेवलपमेंट जो है स्टिमुलेट करवाता है, और ऑक्सीजन जो है ट्रॉपिज्म को इंड्यूस करता है। ट्रॉपिज्म मतलब हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, उसको इंड्यूस करता है। और जो लीफ एब्सिशन होता है, लीफ एब्सिशन जो लीफ का झड़ना है, उसको ये क्या करता है? उसको भी ये डिले करता है। तो ये ऑक्सीजन के जो है कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। इस स्लाइड में वैसे मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, पर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है आपको ऑक्सीजन के ध्यान रखने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऑक्सीजन पर जो है ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर जो है कैसे लग रहे हैं और कौन से और टॉपिक्स हैं जिन पर आप लेक्चर देखना चाहते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक यू।